हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी विषय के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि प्रोज और पोएट्री दोनों से होगा। उम्मीद करते हैं आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ठंड की वजह से रजाई में दुबके होंगे, तो निश्चित तौर पर अगर ठंड ज़्यादा लग रही है तो आप घर पर रहें, हम आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। और आज 12 क्लास के हिंदी सब्जेक्ट का टोटल प्रोज और टोटल पोएट्री यानी गद्य और पद खंड दोनों का जो है वो ऑब्जेक्टिव इस एक वीडियो में हम शूट करने वाले हैं बच्चों। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? उपन्यास है, कहानी है, निबंध है या नाटक है? ये प्रश्न 2013 में पूछा गया है। तो यह बातचीत अध्याय जो है एक प्रकार का निबंध है। अगला हम देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन है वो है बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? क्या आदिकाल के रचनाकार हैं, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल? आखिर बाल कृष्ण भट्ट जी किस काल के रचनाकार हैं? तो मुख्यतः जो बाल कृष्ण भट्ट जी हैं वह आधुनिक काल के रचनाकार हैं बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार जो है वह बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। तो आप जहां कहीं भी अगर देखिएगा बाल कृष्ण भट्ट, वहीं इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या देनी प्रसाद भट्ट था, बेनी प्रसाद भट्ट था, टेनी प्रसाद भट्ट था या सैनी प्रसाद भट्ट था? तो प्रसाद भट्ट देख करके भटकना नहीं है। बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का जो नाम था वह क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर जो है वह बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चा लोग, और अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? अभी यही प्रश्न फिर पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, लेकिन ऑप्शन जो है वो चेंज कर दिया गया है। भारतेंदु युग के रचनाकार हैं या प्रेमचंद्र युग के रचनाकार हैं, द्विवेदी युग के रचनाकार हैं या इनमें से कोई नहीं? भारतेंदु युग के रचनाकार हैं या प्रेमचंद्र युग के रचनाकार हैं या द्विवेदी युग के रचनाकार हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारतेंदु युग के रचनाकार हैं, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? दो हमजोली सहेलियों के बीच जब बातचीत होती है तब रस का समुद्र उमड़ पड़ता है, या दो पुरुषों की बातचीत में, या दो बच्चों की बातचीत में, या दो मूर्खों की बातचीत में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि जब दो सहेलियां एक साथ बैठ कर के बात करती हैं, तो दो हमजोली सहेलियों के बीच जब बातचीत होती है तो बातचीत का जो रस है वह समुद्र की तरह एकदम बढ़ता चला जाता है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन है? बातचीत है। अगला क्वेश्चन है बच्चा कि 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? 100 अजान एक सुजान नामक जो उपन्यास है वह भी बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा ही लिखा गया है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस तरीके से हमने विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का जो है वह संपूर्ण आंसर देखा, जो कि बातचीत अध्याय से पूछा गया था। अब हम देखेंगे अगला अध्याय, और अगला अध्याय होगा बच्चा लोग उसने कहा था। उसने कहा था जो अध्याय है वह श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा जो है वह लिखा गया है। और श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित इस अध्याय का हम लोग जो है वह प्रश्न उत्तर देखेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहा है ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर भी जो है वह बहुत बार परीक्षा में इससे भी प्रश्न पूछा गया है, और यह भी चैप्टर जो है वह परीक्षा से रिलेटेड है। तो सबसे पहला इसका क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक क्या है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित पाठ का शीर्षक क्या है? यह प्रश्न 2010, 11 और 21 में पूछा है। इस तरीके से लेखक का नाम दे करके और पाठ का भी नाम पूछ दिया जाता है।
कि बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है, तो बातचीत है। उसी प्रकार से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित पाठ का शीर्षक क्या है, तो उसने कहा था। लहना किस कहानी का पात्र है, लहना किस कहानी का पात्र है, तो लहना उसने कहा था कहानी एक है, उसी का पात्र है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो उसने कहा था कहानी के जो कहानीकार हैं वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, यानी इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसने कहा था कहानी जो है वह किस वर्ष की रचना है, तो यह लिखा गया था क्या 1915 ईस्वी में, 1920, 1922 या 1925 में, तो उसने कहा था यह जो कहानी है वह लिखा गया है 1915 ईस्वी में, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, क्या यह कहानी चरित्र प्रधान है, कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान है या वात्सल्य प्रधान है, तो यह जो कहानी है वह कर्म प्रधान है। लहना सिंह कर्म करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है और जो सूबेदारनी है उसके साथ जो उसने वचन दिया था उस वचन की पूर्ति के लिए भी जो है वह कर्म करते हुए शहादत दे देता है, तो यह कहानी जो है वह कर्म प्रधान है। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, लहना सिंह है, बोधा सिंह है, वजीरा सिंह है या हजारा सिंह है, तो उसने कहा था कहानी का जो मुख्य नायक है वह लहना सिंह है। उसने कहा था कहानी क्या है, युद्ध की कहानी है या दिव्य प्रेम की कहानी है या प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है या इनमें से सभी है, तो मुख्य रूप से जो उसने कहा था कहानी है वह युद्ध की कहानी है, क्योंकि इस कहानी में ज़्यादातर जो है वह युद्ध के परिवेश ही दिखाई पड़ते हैं। युद्ध के परिवेश के अलावे अन्य जो भी दृश्य वर्णित किए गए हैं वह सब ओझल दृश्य के समतुल्य हैं, इसीलिए उसने कहा था कहानी जो है वह युद्ध की कहानी है। ऐसे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि लहना सिंह ने प्रेम पर बलिदान दिया है, तो यह प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, तो ऐसा नहीं है, यह युद्ध की कहानी है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चा कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, तो गुलेरी जी की जो रचना है वह बुद्ध का कांटा नहीं है या सुखमय जीवन नहीं है या उसने कहा था नहीं है या हारे को हरिनाम नहीं है, तो निम्न में से कौन सी ऐसी रचना है जो गुलेरी जी की है ही नहीं, तो गुलेरी जी की जो रचना है वह मुख्य रूप से हारे को हरिनाम जो रचना है वह गुलेरी जी की रचना नहीं है। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो मील का जो पत्थर है वह मानी जाती है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर कहानी के आने के बाद जो है पंच परमेश्वर कहानी के आने के बाद जो है क्या हुआ था, तो अन्य जो लेखक लोग थे वह एग्रेसिव हुए थे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित हुए थे रचनाओं को रचने में। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो पंच परमेश्वर है। ठीक है, नेक्स्ट, हालांकि इस अध्याय से है तो हम लोग जानते हैं कि उसने कहा था ये जो अध्याय है इसमें हम इसे भी मील का पत्थर मान सकते हैं, क्योंकि इस कहानी पर जो है वह फिल्मांकन किया गया था, जिससे लेखकों में यह उत्साह था कि अगर हम भी रचना रचेंगे तो उस पर भी मूवीज वगैरह बन सकता है, फिल्म वगैरह बन सकता है। तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है, उसने कहा था अध्याय में तेरी कुड़माई हो गई है, लहना सिंह पूछता है, तो तेरी कुड़माई हो गई उसने कहा था अध्याय से संबंधित है। अगला हम देखेंगे कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, तो ये जो वक्तव्य है वह सूबेदार हजारा सिंह का है। सूबेदार हजारा सिंह कहता है कि उद्यमी उठ सिगड़े में कोयले डाल, ये 2022 में जो है वह प्रश्न पूछा गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए हुए थे, तो मेयो कॉलेज अजमेर में यह खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के जो है वह क्या बन के गए हुए थे, तो गार्जियन बन करके गए हुए थे। अगला जो है वह हम क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर प्रश्न है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, इसका व्याख्या करने के लिए भी आता है। यह इस साल के लिए हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि निमोनिया से मरने वाले लोगों को या निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ की है, उसने कहा था शीर्षक पाठ की यह उक्ति है, उसने कहा था शीर्षक अध्याय की यह जो है वह उक्ति है, कथन है। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है, तो सूबेदारनी जो है वह उसने कहा था कहानी की पात्रा है। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, तो वजीरा सिंह जो है वह उसने कहा था कहानी का
पात्र है। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी का है? उसने कहा था। उसने कहा था अध्याय से यह पंक्ति लिया गया है कि देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोल्हू राम कौन था? तो उसने कहा था शीर्षक में पोल्हू राम जो था वह डाक बाबू था। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये 2025 में पूछा हुआ है। ठीक, अगला अब हम एक्सरसाइज देखेंगे बच्चा, और अगला एक्सरसाइज है संपूर्ण क्रांति, जो लिखा गया है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा रचित इस अध्याय से भी बहुत बार जो है वह क्वेश्चंस पूछे गए हैं बिहार बोर्ड के द्वारा, और इस साल भी पूछे जाने की उम्मीद है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि जयप्रकाश नारायण जी की रचना जो है वह कौन सी है? जयप्रकाश नारायण जी की रचना कौन सी है? क्या जयप्रकाश नारायण जी की रचना जूठन है, संपूर्ण क्रांति है, बातचीत है, रोज है? तो इनकी जो संपूर्ण क्रांति अध्याय है वही इनकी रचना है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो संपूर्ण क्रांति के जो रचनाकार हैं वह जयप्रकाश नारायण जी हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। सोते सोते भी अगर यह वीडियो मेरा देखिएगा ना तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव जो है वो तैयार हो जाएगा। रजाई में डूब के रहिए या चुपचाप मेरा वीडियो देखते रहिए, निश्चित तौर पर सारा ऑब्जेक्टिव आपका सही हो जाएगा। और ये तो अभी चैप्टर वाइज है, जो इस वीडियो में सारा गद्य और पद खंड का ऑब्जेक्टिव बताएंगे। इसी तरीके से ग्रामर का भी, हिंदी व्याकरण का भी प्रश्न उत्तर बताएंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछा गया है, और उन सारे टॉपिक्स को टच करेंगे जो कि विगत परीक्षाओं में आ सकते हैं। जैसा कि पहले भी मैंने वीडियोज डाले हैं, उतना भी अगर आप देख लीजिएगा तो हिंदी में 92 या 96 से कम नंबर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। संपूर्ण क्रांति से लिया गया है, सिपाही की मां से, प्रगीत और समाज से, या पुरस्कार से? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो संपूर्ण क्रांति होगा। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था वो क्या था जी? बाउल। करेक्ट आंसर होगा बाउल। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक जो है वह जयप्रकाश नारायण जी ने लिखी थी। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? यह 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने 1974 में किया था। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे 1924 ईस्वी में। ठीक है। जयप्रकाश नारायण के पुकार का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के पुकार का जो नाम था वह बाउल था। इनको बचपन में जो है वो लोग बाउल कहा करते थे, इनके पारिवारिक सदस्य इन्हें बाउल कहा करते थे। एक प्रश्न और है जो कि 10 नंबर प्रश्न है कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। यह उक्त जो संभाषण है किस समाजवादी लेखक का है? तो जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि हमारा जो झगड़ा है वह व्यक्ति से नहीं है बल्कि व्यक्ति के नीति से है, व्यक्ति के सिद्धांतों से है, जो मानव हित में नहीं है, जो छात्र हित में नहीं है। इसीलिए व्यक्ति से नहीं, हमें तो उनकी नीतियों से झगड़ा है, हमें तो सिद्धांतों से झगड़ा है, हमें तो कार्यों से झगड़ा है। यह किसके द्वारा उक्ति कहा गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा कहा गया था। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार जो है वह प्राप्त किया? तो जयप्रकाश नारायण जी ने। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी ने। जयप्रकाश नारायण जी हैं जो कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए थे और काफी ज्यादा संघर्ष और संकट झेल करके वहां से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक कहा जाता है, यह लोगों के नेता कहे जाते हैं। धन्य है बिहार की धरती जहां पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी जैसे जो है वह महापुरुष उत्पन्न हुए। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? तो जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार जो सदानंद जी थे वह मुख्य रूप से फ्री प्रेस के जो है वह मालिक थे। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया? और संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर देना है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे क्या सदानंद जी को कहा गया
या उमाशंकर दीक्षित को कहा गया, बाल गंगाधर तिलक जी को कहा गया, या लाला लाजपत राय जी को कहा गया? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है वह मुख्य रूप से उमाशंकर दीक्षित जी को कहा गया, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस तरीके से बच्चों हमने संपूर्ण क्रांति अध्याय से पूछे गए समग्र प्रश्नों का जो है वह उत्तर देख लिया। अब अगला जो एक्सरसाइज होगा वो होगा अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो अध्याय है वह रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर जी राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं और कवियों के बीच में सदैव ही पूजनीय है, सदैव ही मार्गदर्शक हैं और सभी लोग जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का सम्मान करते हैं। इन्होंने रश्मि रथी अजर अमर संरचना भी जो है वह रची है, रश्मि रथी, जिसमें इन्होंने कृष्ण की चेतावनी और संपूर्ण महाभारत के अंशों को जो है वह संकलित किया है हिंदी काव्यखंड के माध्यम से। तो अर्धनारीश्वर अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा हुआ है और सबसे पहला जो है वह हम क्वेश्चन देखेंगे कि अर्धनारीश्वर का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है जो पूछा गया है, जो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 2010, 11, 18 और 21 में प्रश्न पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है। तो अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है? अर्धनारीश्वर है। जब आप ये चैप्टर पढ़िएगा तो आपको इसी में रिपीटेड क्वेश्चन दिखाई देगा, लेकिन जब आपका फाइनल पेपर आएगा तो वहाँ चैप्टर वाइज नहीं रहेगा, वहाँ अध्याय के अनुसार नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चंस के क्रम अलग अलग होंगे। तो आपको वहाँ पर भले डिफरेंट लगेगा लेकिन यहाँ लगेगा कि एक ही चीज है, घुमा फिरा करके जो है वह पूछा गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना क्या उर्वशी है, क्या रेणुका है, कुरुक्षेत्र है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा कुरुक्षेत्र। अगला जो क्वेश्चन है बच्चा लोग वो है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? राधा और कृष्ण का कल्पित रूप है, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, राम और सीता का कल्पित रूप है, या गणेश और लक्ष्मी जी का कल्पित रूप है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। दिनकर जी को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या केवल पद्म पुरस्कार दिया गया था? तो दिनकर जी को मुख्य रूप से पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो अर्धनारीश्वर जो शीर्षक पाठ है वह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो मुख्य रूप से जो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ है क्या वह हिंदी साहित्य की रेखा चित्र है, निबंध है, जीवनी है या आत्मकथा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि अर्धनारीश्वर जो है वह निबंध है। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती के किस प्रकार के रूप का जो है वह वर्णित किया गया है? तो उनके कल्पित रूप का जो है वह वर्णन किया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर सुशोभित रहे? तो उप कुलपति के पद पर भागलपुर विश्वविद्यालय में वह सुशोभित रहे, वहां पर उन्होंने क्रियावन्य संपादित किया, अपना जो है वह ड्यूटी दिया, उप कुलपति के पदभार को जो है उन्होंने संभाला, उप कुलपति के पदभार को उन्होंने संभाला। अगला जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म है वह 1908 ईस्वी में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर, अगर कोई ऐसा साहित्यकार हो जो उन्हें न जानता हो तो इस शर्म की बात है। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम, रामधारी सिंह दिनकर जी के माता का नाम, उनका जन्म तिथि, ये समग्र चीजें पता होनी चाहिए अगर कोई हिंदी साहित्य पढ़ा रहा है तो। जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म तुरंत जो है हमने बताया कि 1908 ईस्वी। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो पहली कविता है वह 1925 ईस्वी में प्रकाशित हो गई थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की भी साधना की थी? तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी थे जिन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई तो वह कितने वर्ष के थे? तो जब प्रणभंग प्रकाशित हुई थी तो वे मात्र 21 वर्ष के थे, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे बच्चा लोग हम लोग अगला चैप्टर, और अगला चैप्टर है रोज। रोज अध्याय हम लोग देखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित यह अध्याय समाप्त हुआ। रोज अध्याय जो है वह लिखा गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा। आप लोग पाठ का नाम
और लेखक का नाम, कविता का नाम और कवियों का नाम जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में ये पूछा जाता है और ये 5 नंबर का आता है। जैसे मैंने बताया कि रोज अध्याय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अगर आपको पाठ याद है, पाठ के लेखक का नाम याद है ना, कविता याद है, कविता के रचनाकार का नाम याद है, तो निश्चित तौर पर आपका हिंदी साहित्य में पकड़ काफी अच्छा और बेहतरीन है और ऐसे ही पकड़ और बेहतरीनी की उम्मीद की जा सकती है अगर आप धीरज सर से पढ़ रहे हैं तब। बाकी तो रटने के लिए बहुत कुछ है। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो रोज शीर्षक कहानी के जो लेखक हैं, बड़ा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। केवल हम अज्ञेय बोलेंगे कि जो रोज शीर्षक कहानी है उसके लेखक हैं अज्ञेय जी। रोज कहानी की जो नायिका है वो कौन है। तो रोज कहानी की जो नायिका है वह मालती है। मालती के पति का क्या नाम है। तो मालती के पति का जो नाम है वह महेश्वर है। ठीक है, जब आप अध्याय पढ़े होंगे, हम पढ़ा रहे थे तो उस समय इन सब के चरित्रों का वर्णन किए थे। अज्ञेय के पिताजी का क्या नाम है। अज्ञेय के पिताजी का नाम क्या है। तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री है। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। तो गैंग्रीन का उल्लेख जो है वह रोज कहानी में है। मालती किस कहानी की पात्रा है। रोज कहानी की पात्रा है। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था। तो मुख्य रूप से इन्होंने इंद्र सभा लिखी थी, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही है। तो रोज कहानी शीर्षक में जो मालती नायिका है वह मिट्टी के बर्तन को गर्म पानी में क्यों धो रही है। तो गर्म पानी में इसलिए धो रही है ताकि उसमें खूब सुंदर से जो है वह दही जमाया जा सके, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दही जमाने के लिए। अगला जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन 9 नंबर। मालती के बच्चे का क्या नाम था। तो मालती के बच्चे का नाम टीटी था। क्या था। टीटी था। अज्ञेय जी ने नियमित लेखन कब से शुरू कर दिया था। तो अज्ञेय जी ने नियमित लेखन, लगातार लेखन जो है 1925 ईस्वी के बाद से चालू किया था। स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विरोधी विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किसकी भूमिका रही थी। तो मुख्य रूप से वह भूमिका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रही थी। और इस तरीके से बच्चा लोग हमने 11 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट किया। रोज अध्याय का अंतिम यह प्रश्न है जो कि विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा था। तो पलंग के नीचे टीटी गिर पड़ा था। टीटी किसका बच्चा था। तो मालती का बच्चा था। और इस तरीके से हमने रोज कहानी में भी पूछे गए समग्र प्रश्नों का जो है वह जवाब देख लिया। अगला प्रश्न हम देखेंगे बच्चा लोग। अगला प्रश्न जो है वो होगा एक लेख और एक पत्र। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, धैर्य के साथ बैठे रहें। एक चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में, उन सभी प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो में हम शूट करने वाले हैं। तो परेशान ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, धैर्य के साथ बैठें और आराम आराम से पढ़ें, वही बढ़िया रहेगा। तो एक लेख और एक पत्र जो है वह भगत सिंह की रचना है। हम लोग एक लेख और एक पत्र भगत सिंह की इस रचना को अब देखेंगे और देखेंगे कि कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इस अध्याय से भी बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार जो पूछा गया प्रश्न है, वो है क्या। तो वो है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। ये 2012, 2013 और 2018 और 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक जो है वह भगत सिंह है। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो मुख्य रूप से जो भगत सिंह जी थे उन्होंने सुखदेव को पत्र लिखा था, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो जो भगत सिंह जी थे उनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे बच्चा। अगला क्वेश्चन होगा 4 नंबर क्वेश्चन कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। तो एक लेख और एक पत्र जो शीर्षक पाठ है वह मुख्य रूप से क्या है। तो एक ऐतिहासिक पत्र है। ऐतिहासिक पत्र इसलिए क्योंकि भगत सिंह जी ने जो है इसको लिखा है अपने परम मित्र सुखदेव को। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। भगत सिंह के पिता का नाम मुख्य रूप से
सरदार किशन सिंह था, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भगत सिंह की जो रचना है वह मुख्य रूप से एक लेख और एक पत्र है। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। अगर आप देश के भाग्य का निर्णय कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति विशेष के भाग्य के निर्णय को भुला देना चाहिए और देश के भाग्य का निर्णय कर लेना चाहिए। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह जो उक्ति है वह एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ से है। और यह बात किसके द्वारा कहा गया है? तो भगत सिंह जी के द्वारा कहा गया है। अगला है कि भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी? भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी जो है वह मुख्यतः 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? तो यह मुख्य रूप से जो है वह अर्थशास्त्र के विद्वान थे। विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वह मुख्यतः भगत सिंह जी का है। भगत सिंह जी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर विपत्ति आन पड़ती है, विपत्ति टूट पड़ती है, तो वह उस व्यक्ति को परिपूर्ण बनाने के लिए है। जैसे हम ही हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी साहित्य पढ़ा रहे हैं, एक बार ख्याल आया कि बच्चों को हिंदी पढ़ाया जाए। हिंदी पढ़ाने के लिए शिक्षक को रखा गया। तो जब शिक्षक को रखा गया तो वो क्या किए कि बच्चों को लेकर के समग्र बच्चों को ले जाकर के दूसरे जगह कोचिंग में इंपोर्ट कर दिए, अखरीपुर गोला पड़ी। मतलब यहाँ से सभी बच्चों को लेकर के चले गए, बोले कि आप लोग वहाँ चलिए, अब हम वहाँ जा रहे हैं पढ़ाने के लिए। तो सभी बच्चे जो है वहाँ चले गए। बोले कि भाई हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश जो है वह धीरज सर से पढ़ते हैं। तो बच्चे बोले कि ना फलाना सर जौन बड़न तो कौमी विषय में पढ़ा दिए हम, धीरजो सर से कौन विषय में पढ़ाई हम। हालांकि सभी बच्चे तो चले गए, 70-80 बच्चे चले गए। लेकिन बाद में पता चला कि बच्चों का फीस भी कम नहीं हुआ और शुरू में 1-2 महीना कम फीस लिया गया, तो सारे बच्चे तो अब वहाँ फंस गए। दूसरी बात, आखिर बच्चे आएंगे तो कैसे आएंगे? फिर हमारे यहाँ नाम रख देते हैं रमेश कुमार, जो विद्यार्थी मंगोलपुर के हैं, जो आर्मी में अभी सेवा दे रहे हैं, केवल वही विद्यार्थी हमारे यहाँ रुके थे कि ना हम पढ़ेंगे तो आपसे ही पढ़ेंगे, और बहुत ही कम शुल्क में उस समय भी पढ़ा रहे थे। हालांकि उनको लालच दे करके और जिसको पढ़ाने के लिए रखा गया था वह लेकर के चले गए कि आप लोग चलिए। गोला पर अभी भी वह कोचिंग संचालित है, बहुत सारे बच्चों के वो आदर्श शिक्षक हैं। तो अब हम उसका निचोड़ निकाले कि हिंदी साहित्य ही तो है, भाषा की ही तो बात होती है। इसमें भाव की बात होती है, सुख की बात होती है, दुख की बात होती है, सौहार्द की बात होती है। कविता की बात है तो 14 को कविता है, याद कर लेते हैं 14 को कविता। 3 से 3.5 महीना इस पर मेहनत किए और 11-12 का हिंदी विषय पर कंट्रोल हो गया, हिंदी ग्रामर पर कंट्रोल हो गया। अब हिंदी विषय जो है वह खुद पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे मैथ भी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं और अब हिंदी भी पढ़ रहे हैं। तो हिंदी विषय पर जब विपत्ति आया तो उसको हमने संभाल लिया। तो विपत्तियां जब मनुष्य पर आती हैं तो उसे पूर्ण बनाने के लिए आती है। तो आज हम हिंदी विषय पर विपत्ति आया, उसको अच्छे से तैयार कर लिए तो हम पूर्ण हो गए हिंदी में। तो इन बातों को तो कोई नहीं बताएगा, हाँ ये जरूर कहेगा कि कैसे धीरज सर सारा सब्जेक्ट हैंडल कर लेते हैं। तो भाई हमारे अंदर ललक है, जानने की इच्छा है, विषय वस्तु पर नियंत्रण करने की चाह है, तो मेहनत कर रहे हैं, नियंत्रित कर लिए सभी विषयों पर। अब आपके अंदर नहीं है, आप लपेटे हुए हैं, मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपके बस का नहीं है, आप उसी में उलझे हुए हैं कि फिजिक्स पढ़ लें, केमिस्ट्री पढ़ लें, मैथ पढ़ लें, इसके आगे हम नहीं सोच सकते हैं। तब तो आपको तो रखना ही पड़ेगा और आपको ऐसा टीचर रखना पड़ेगा जो हिंदी विषय में हमारे हिंदी के समझ से परे हो, हमारे हिंदी के समझ से अति उच्च हो। हालांकि वो नहीं हो सकता है, देखते हैं वो प्रयास नहीं हो पाता है। तो विपत्तियां जब होती हैं व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं। कहने का तात्पर्य यह था कि हिंदी विषय पर विपत्ति आया, उस पर मेहनत करके हम अपने आप को पूर्ण कर लिए। तो ये वक्तव्य किसका है? ये वक्तव्य जो है वह भगत सिंह का है। ठीक है, अगला जो है वो हम देखेंगे ये चैप्टर से केवल इतना ही क्वेश्चन बच्चा लोग। अगला जो चैप्टर है वो है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा जो है वह लिखा हुआ है जगदीश चंद्र माथुर जी का। जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखा हुआ ओ सदा नीरा अध्याय से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वह बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं, विगत परीक्षाओं में पूछे गए। ऐसे ही प्रश्नों का संग्रह लेकर के हम लोग इस वीडियो में फिर से उपस्थित हैं और बार बार कह रहे हैं कि धैर्य के साथ पढ़ते रहिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। अभी प्रोज सेक्शन में 7वें पाठ पर है। तो ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर जी की है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना ओ सदा नीरा है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी है? तो बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 4 नंबर, ओ सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत है? नाटक है, निबंध है, आत्मकथा है या कहानी है? आखिर यह किस विधा के अंतर्गत है? तो ओ सदा नीरा जो है वह एक प्रकार से निबंध है और यह लिखने वाले जो लेखक हैं वह जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? तो जो ये वर्णित मन है वह मुख्य रूप से गहरे और विशाल ताल है। ताल बोला जाता है जैसे मिट्टी उट्टी का बड़ा सा गड्ढा होता है, उसी में आकर के पानी जो है वह रुक जाता है। तो जो मन ताल कहा जाता है वह मन की तरह ही गहरा और विशाल होता है। मन की गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। उसी प्रकार से उस ताल का भी, जो उसे मन ताल कहा जाता है, उस ताल का भी जो है वह गहराई का आकलन नहीं किया जा सकता है। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ जो है वह याद आ गई है? तो मुख्य रूप से जो है वह कैकेयी के क्रोध रूपी नदी की बाढ़ जो है वह याद आ गई है। ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया था? भितिहरवा में। कहाँ? भितिहरवा में। देखते हैं है भितिहरवा में जो है वो तो भितिहरवा में जो है बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा में जो है ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। धांगड़ों की 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो धांगड़ों को मुख्यतः 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती करने के लिए लाया गया था। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो गंडक नदी की चर्चा जो है वह मुख्यतः किस पाठ में है? तो ओ सदा नीरा पाठ में है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे बच्चा लोग अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 10 नंबर कि आपस में धांगड़ किस भाषा में बात करते थे? जो धांगड़ होते थे वह मुख्य रूप से मिश्रित ओराव भाषा में बात किया करते थे। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 कठिया प्रथा का संबंध किससे है? नील की खेती से। अगर नील की खेती आप अगर आप अनाज वगैरह उगाना चाह रहे हैं तो अनाज वगैरह अगर उगाना चाह रहे हैं तो 20 कट्ठा जमीन है तो 17 कट्ठा में अनाज उगाइए या 3 कट्ठा में नील की खेती कीजिएगा। तो मुख्यतः जो है यह नील की खेती से जो है वह संबंधित है। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उद्धृत है? ओ सदा नीरा जो शीर्षक निबंध है वह किस पुस्तक से उद्धृत है? क्या मेरी बांसुरी से उद्धृत है, बोलते क्षण से, ओ मेरे सपने से या कोणार्क से? तो मुख्यतः जो है यह बोलते क्षण से जो है वह उद्धृत है, लिया गया है। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? तो चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार जो थे वह हरवंश सहाय जी थे। गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? तो गोरखपुर जिले में गंडक नदी को मुख्य रूप से नारायणी नदी कहा जाता है। यही जो नदी है वह गोरखपुर में जाती है तो नारायणी नदी कहलाने लगती है। और इस तरीके से हमने जो है वो ओ सदा नीरा अध्याय से पूछे गए समस्त प्रश्नों का भी संग्रह देखा। अब अगला जो है वो हम देखेंगे चैप्टर सिपाही की माँ, जो लिखा हुआ है मोहन राकेश जी के द्वारा। सिपाही की माँ मोहन राकेश जी द्वारा लिखा हुआ बड़ा ही सुंदर कहानी है। और हम लोग अब इस कहानी से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में उन सब का जो है वह आकलन देखेंगे और संग्रह देखेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? तो सिपाही की माँ के रचनाकार जो है वह मोहन राकेश जी हैं। फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? तो यह जो है वह सिपाही की माँ अध्याय से लिया गया है। याद रखेंगे सिपाही की माँ किसके द्वारा लिखा गया है? तो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। रंगून कहाँ है? रंगून कहाँ है? नेपाल में, वर्मा में, जापान में या चीन में? तो रंगून जो है वह मुख्य रूप से बर्मा में है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहन राकेश रचित नाटक का संग्रह कौन सा है? तो मोहन राकेश जी द्वारा रचित नाटक का जो संग्रह है वह है आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो मोहन राकेश के बचपन का जो नाम था वह मदन मोहन गुगलानी था। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख
हस्ताक्षर थे, मतलब किसमें जो थे वह मुख्य जो है यह व्यक्ति थे मोहन राकेश। तो मोहन राकेश जो है वह मुख्य रूप से नई कहानी आंदोलन के जो है वह प्रमुख व्यक्ति थे। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो हड्डियों का चलता फिरता जो ढांचा है वह मुख्य रूप से दीनू कुमार है। दीनू कुमार है जो हड्डियों का चलता फिरता ढांचा है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चा लोग, और अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? जो बिस्नी है वह किस एकांकी की पात्रा है? तो बिस्नी जो है वह मुख्य रूप से सिपाही की मां की पात्रा है। पैर तले जमीन या आधे अधूरे या आषाढ़ का एक दिन, आखिर यह किसकी जो है वह पात्रा है? तो सिपाही की मां। सिपाही की मां अध्याय में बिस्नी एक प्रमुख कैरेक्टर है, पात्रा है। अगर पुल्लिंग होगा तो पात्र और स्त्रीलिंग होगा तो पात्रा। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो जो मुन्नी होती है इसलिए डाक गाड़ी के पीछे जाती है ताकि भाई के द्वारा लिखा गया चिट्ठी उसे मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं है। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो मानक बिस्नी से दूध की जगह पानी मांगता है। मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? तो मोहन राकेश जी का जो जन्म स्थान है वह अमृतसर पंजाब है। जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? तो जानवर और जानवर जो शीर्षक रचना है वह मुख्य रूप से मोहन राकेश जी की है। अगला क्वेश्चन है कि सिपाही की मां शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? जो सिपाही की मां एकांकी हम पढ़ते हैं उसमें मुन्नी की अवस्था कितनी थी, कितने वर्ष की थी मुन्नी? तो मुन्नी जो है वह मुख्यतः 14 वर्ष की थी। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? तो इसकी जो साहित्यिक विधा है मुख्य रूप से एकांकी है, यानी एकांकी के रूप में इस पूरी सिपाही की मां शीर्षक पाठ क्या है? तो सिपाही की मां एक एकांकी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कालिदास अवार्ड से मुख्य रूप से मोहन राकेश जी को सम्मानित किया गया है। 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे हैं? तो मोहन राकेश जी मुख्य रूप से सारिका पत्र के संपादक रहे हैं, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे बच्चा लोग सारिका के जो है यह संपादक रहे हैं। अगला जो है वो हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि वारिस शीर्षक रचना के लेखक का क्या नाम है? तो वारिस शीर्षक जो रचना है यह वारिस शीर्षक रचना के जो रचनाकार हैं वह मोहन राकेश जी हैं। और सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है? तो मुख्य रूप से जो कुंती है वह बिस्नी की पड़ोसन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अगला जो है वो हम लोग चैप्टर देखेंगे बच्चा प्रगीत और समाज, और नाम होगा प्रगीत और समाज चैप्टर का, लेकिन इसके लेखक होंगे नामवर सिंह। लेखक कौन है? नामवर सिंह। प्रगीत और समाज लेखक होंगे नामवर सिंह। अब इस अध्याय से जितना भी प्रश्न पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा ऑब्जेक्टिव में वो सारे प्रश्नों को हम देखेंगे। और एक मेरा सलाह ये रहेगा कि आप कभी भी ये मत सोचें कि केवल अध्याय से जुड़ा हुआ सारा अगर आप ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं तो हिंदी विषय में आप ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आपको ऑब्जेक्टिव सही करने के लिए अध्याय के सारे प्रश्नों को तो याद करना ही है, साथ ही साथ आप सभी लोगों को जितने विद्यार्थी हैं उन सभी लोगों को हिंदी व्याकरण के भी ऑब्जेक्टिव्स को देखना होगा, हिंदी व्याकरण पर भी पकड़ बनाना होगा। और इसका भी सीरीज बहुत जल्द हम लेकर के आएंगे, उसमें सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं प्रगीत और समाज अध्याय से पूछे गए प्रश्नों को जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। नामवर सिंह जी द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो प्रगीत और समाज नामवर सिंह जी ने जो लिखा है वह एक प्रकार की आलोचना है। इसका करेक्ट आंसर आलोचना है। 20वीं सदी में प्रगतितात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? 20वीं सदी में प्रगतितात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? एक चीज बता देते हैं, कई लोग हिंदी तो पढ़ा लेते हैं, अब बच्चे लेकिन पूछते भी नहीं हैं। बच्चों को ये पूछना चाहिए कि सर अगर आप प्रगतितात्मकता कह रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि उन्मेष, तो बताएं कि उन्मेष का क्या मतलब होता है और प्रगतितात्मकता का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है।
और सटीक सटीक बताएं। तो बच्चे पूछते ही नहीं है, 20वीं सदी मतलब बता देंगे कि हाँ 20वीं शताब्दी, ठीक है ना। और उसमें प्रगतितात्मकता का दूसरा उन्मेष क्या है, तो प्रगतितात्मकता को समझाने में कम से कम 20 से 22 मिनट लगेगा, लेकिन शब्द एक है। और इसका दूसरा उन्मेष कैसे हुआ, उन्मेष मतलब क्या होता है, ये आप जरूर पूछा कीजिए। और इस तरह से जब आप पूछिएगा तो निश्चित तौर पर आपको हिंदी समझ में भी आएगा। हालांकि ऑब्जेक्टिव सीरीज हम लेकर के चल रहे हैं, जब प्रगीत और समाज पढ़ाए थे तो 5 से 6 दिन लगा था इसको पढ़ाने में, एक एक कठिन से कठिन शब्दों का वर्णन करते हुए पढ़ाए थे। तो 20वीं सदी में प्रगतितात्मकता तथा प्रगतितात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ, तो इसका जो दूसरा उन्मेष हुआ था वह रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ था। यानी प्रगतितात्मकता बदल गया और काव्य रूप जो है अब किसमें आने लगा, तो अब जो काव्य रूप है वह रोमांटिक उत्थान के साथ जो है वह प्रस्तुत होने लगा। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे, जो आलोचना त्रैमासिक पत्रिका थी उसके प्रधान संपादक कौन थे, तो प्रधान संपादक जो थे वह नामवर सिंह थे। प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के क्या आदर्श थे, तो इनके काव्य सिद्धांत के आदर्श थे प्रबंध काव्य। जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे, तो जनयुग पत्रिका के संपादक नामवर सिंह थे। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है कि प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो हिंदी साहित्य की यह निबंध विधा है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस तरीके से हमने इस चैप्टर से भी पूछे गए समग्र प्रश्नों का जो है वह संकलन देख लिया। अगला चैप्टर है जूठन, और जूठन जो है वह लिखा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा। मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग पाठ और उसके लेखक जरूर याद करें। जूठन अध्याय किसके द्वारा लिखा गया है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। और अब हम लोग इस अध्याय का भी ऐसे प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो कि विगत परीक्षाओं में पूछा गया है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है वह जूठन है। जूठन क्या है, जूठन जूठा है, कई लोग तो मार देंगे कि जूठन क्या है, जूठन तो जूठा ना होला मारे करे के है कि नहीं, आप कहेंगे कि हम सही करके आए हैं, तो ऐसा नहीं है। जूठन जो है वो एक कहानी है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। यानी जूठन जो है मुख्य रूप से क्या है, तो जूठन जो है कहानी नहीं, समाज के बारे में बताया गया है उसमें, तो बल्कि यह आत्मकथा है। और इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपने बचपन के परिदृश्यों को दिखाते हैं, इसीलिए यह क्या है, तो आत्मकथा है। रिपीटेड क्वेश्चन है, 2009, 15, 17 और 18 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखा है। जो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना है वह एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो यह किसने लिखा है, तो यह लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो इनको यह पुरस्कार 1993 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, तो स्कूल के हेडमास्टर का नाम कलीराम था, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था, उनके पिताजी ने देख लिया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र है, तो ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी ये दोनों ही लोग जो है वह जूठन शीर्षक पाठ के जो है वह चरित्र है, तो यह जूठन जो है वह ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का क्या नाम था, तो जूठन शीर्षक जो है इसमें जो आत्मकथा है जूठन शीर्षक, उसमें जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बचपन अवस्था में है, तो उस अवस्था में और आगे भी उनके बड़े भाई यानी वही लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ही, तो उनके बड़े भाई का जो नाम है वह मुख्य रूप से हमने बताया था कि वहां पर इनके बड़े भाई जो है वह सुखबीर है। और सुखबीर की पत्नी ने ही कहा था कि हम लोग तो इस दलदल में धंसे हुए हैं, इस दलदल में इन्हें न घसीटा जाए, इन्हें पढ़ने दिया जाए, यह पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि दिखा रहे हैं। सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी रचना है, तो सदियों का संताप शीर्षक कृति जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि की है।
ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म क्या बरला मुजफ्फरपुर में हुआ था, महुई, आजमगढ़, सीतापुर, अनूपपुर, निहालपुर, इलाहाबाद? आखिर इनका जो जन्म है वह कहाँ हुआ था? तो मुख्यतः जो इनका जन्म हुआ था बिहार के मुजफ्फरनगर, बिहार के मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर नहीं है, मुजफ्फरपुर होता तो बिहार का होता, मुजफ्फरनगर है तो यूपी का है, यूपी के मुजफ्फरनगर के बरला गांव में इनका जो है वो जन्म हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो परिवेश सम्मान इनको 1995 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है? तो अब और नहीं कविता संकलन जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित है। बार बार कह रहे हैं कि इस अध्याय को पढ़ रहे हैं तो पहले से दिमाग में बैठा है कि जूठन अध्याय है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा रचित है। तो इसके जवाब को देख करके लग रहा होगा कि बड़ा आसान है, लेकिन जब आप परीक्षा में जाइएगा तो अध्याय नहीं रहेगा, इधर उधर से मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे जिसमें हिंदी ग्रामर के भी क्वेश्चन यानी हिंदी व्याकरण का भी प्रश्न जोड़ा गया रहेगा। तो आपको उसके लिए जो है वो ऑब्जेक्टिव्स के मेन फैक्ट को पकड़ना होगा। जैसे अभी फिलहाल हम कर रहे हैं, ये नहीं कि 4 गो ऑप्शन पढ़ रहे हैं, ऑप्शन पढ़ करके आंसर को जो है वो हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। आपको पहले से एकदम याद करना होगा, तब उसका एग्जैक्ट आंसर बताना होगा। ऑब्जेक्टिव की एक खासियत होती है, आपने अगर सही किया तो पूरे 1 नंबर, और गलत किया तो वो भी नहीं। इसमें कोई भी जो है वो मर्माहत होने की विषय वस्तु नहीं है कि आपने सही किया आपका गलत हुआ है। अगर आप जितना सही कीजिएगा, 10 सही कीजिएगा तो 10 नंबर मिलेगा, 30 सही कीजिएगा तो 30 नंबर मिलेगा, 50 सही कीजिएगा 50 नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं कटने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव काफी ज्यादा पकड़ मजबूत बना लेना है ताकि ऑब्जेक्टिव से मार्क्स को हम बूम करेंगे। जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपए में बिकती थी? अब कोई सोचा था कि ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है? प्रश्न क्या है कि जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपए में बिक जाया करती थी? तो मुख्यतः 20 से 25 रुपए में बिक जाया करती थी। कितना में? 20 से 25 रुपए में जो है एक पशु की खाल बिक जाया करती थी। और इस तरीके से इस अध्याय से भी पूछे गए समग्र प्रश्नों को जो है वो हमने कंप्लीट किया। अगला जो चैप्टर है वो है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो लिखा गया है मलयज जी के द्वारा। मलयज जी के द्वारा लिखे गए इस अध्याय से भी बिहार बोर्ड ने कई बार जो है वह क्वेश्चंस पूछा है, हालांकि उन प्रश्नों की संख्या कम है तो छोड़ेंगे नहीं। इस अध्याय से भी जितने प्रश्न पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में उन सभी प्रश्नों को जो है वो हम लोग देखेंगे। हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वह डायरी है जो मलयज जी ने लिखी है। मलयज जी की रचना कौन सी नहीं है? तो मलयज जी की रचना जो है न आने वाला कल, सदियों का संताप, बकलम खुद, इनमें से कुछ भी नहीं है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी। जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो जख्म पर धूल शीर्षक जो कविता है वह मुख्यतः किसकी रचना हो सकती है? मलयज जी की हो सकती है, क्योंकि ये चैप्टर ही उन्हीं का लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? तो यह कथन मुख्यतः मलयज जी का है। इसका करेक्ट आंसर होगा मलयज। निम्नलिखित में से कौन रचना मलयज की है? तो मलयज की जो रचना है वह संवाद और एकालाप है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे जो चैप्टर है तिरिच। तिरिच जो चैप्टर है यह लिखा गया है उदय प्रकाश जी के द्वारा, और उदय प्रकाश जी ने तिरिच अध्याय के माध्यम से शहर और गांव के लोगों के मानसिकता को प्रदर्शित किया है, जीवन शैली को प्रदर्शित किया है। जहां शहर के लोग बिना भाव के होते हैं, उनमें दया करुणा नहीं होता है, वह बहकावे में बहुत जल्दी आते हैं, तुरंत एक्शन ले लेते हैं, हृदय से कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं, मनुष्यता के प्रति समर्पित होकर के वहां गांव के लोग क्या करते हैं? तो गांव के लोग जो है वह सदैव मनुष्यता के पथ पर चलते हैं, पाश्विक प्रवृत्ति से दूर रहते हैं। इन्हीं सब अनेकों विभेदों को जो है बताया गया है उदय प्रकाश जी के द्वारा अध्याय तिरिच रचना करके। हम लोग तिरिच अध्याय से जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं, अब हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो बिहार बोर्ड के द्वारा तिरिच अध्याय से कई बार पूछा गया है। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि तिरिच कहानी के जो है वह कहानीकार कौन है? तो तिरिच कहानी के जो कहानीकार हैं वह मुख्य रूप से, तिरिच कहानी के जो कहानीकार हैं वह मुख्य रूप से कौन है?
तो उदय प्रकाश जी हैं। उदय प्रकाश जी ने जो है वह तिरिश अध्याय को रचा है। उदय प्रकाश जी का जन्म जो है वह कब हुआ है, तो 1952 ईस्वी में, यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिरिश किस प्रकार की रचना है, तो तिरिश जो है वह मुख्यतः आधुनिक त्रासदी की रचना है। आधुनिक काल में शहरी प्रवृत्ति और ग्रामीण परिवेश के बीच बहुत ज्यादा अंतर हो चुका है, उसी आधुनिक त्रासदी को यह तिरिश अध्याय जो है वह व्यक्त करता है। तिरिश शीर्षक कहानी पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं, तो जो लेखक के पिताजी हैं वह मुख्यतः 55 साल के हैं, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि उदय प्रकाश जी की माता का क्या नाम था, तो उदय प्रकाश जी की माता का नाम गंगा देवी था। पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है, तो पॉल गोमरा का जो स्कूटर है वह मुख्यतः उदय प्रकाश जी की रचना है। तिरिश शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए, तो नीलकंठ को देखना चाहिए। हम लोग भी देखते हैं, दशहरा आता है तो कुछ लोग होते हैं जो लेकर के आते हैं, पासी जाति के लोग होते हैं, जो कह सकते हैं कि बहेलिया जिसको कहा जाता है, जो डुमडेरवा साइड में रहते हैं, तो वो नीलकंठ को जो है लेकर के आते हैं, गमछी में लपेट करके दिखाते हैं और कुछ अनाज उनाज पैसा वैसा ले लेते हैं। तो दशहरे से पहले जो है वह नीलकंठ को देखना काफी अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तिरिश शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का क्या नाम था, तो बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम थापा था, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस तरीके से हमने इस अध्याय से भी पूछे गए समग्र प्रश्नों को देख लिया है। अब हम लोग जो गद्य खंड है उस गद्य खंड के अंतिम अध्याय शिक्षा से पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे, यानी आधा हिंदी का ऑब्जेक्टिव हम लोग देख चुके हैं जो कि विगत परीक्षाओं के पूछे गए प्रश्नों से संकलित है। अब जो है हम लोग अंतिम अध्याय देख रहे हैं शिक्षा। इसके बाद पद खंड यानी कि कविता का जो है वह हम देखेंगे खंड, जिसमें समस्त कविताओं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह होगा। तो अभी हम लोग शिक्षा अध्याय देखेंगे जो कि जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा लिखा गया है, और शिक्षा अध्याय से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वह विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और संभावना है कि इस वर्ष भी पूछा जाएगा। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो शिक्षा शीर्षक के निबंधकार जो है वह जे कृष्णमूर्ति जी हैं, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे बच्चा लोग क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। जहां मन में भय होगा वहां मेधा नहीं हो सकती, अर्थात वहां पर जो है वह विलक्षण बुद्धि का, प्रवृत्ति का जो है वह व्यक्ति नहीं हो सकता है। किस पठित पाठ की यह उक्ति है, तो यह जो है वह शिक्षा अध्याय की उक्ति है। 2021 और 24 में पूछा गया प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था, तो जे कृष्णमूर्ति का नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति था। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है, तो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता जो है वह गांव का घर है। लीड बेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे, तो लीड बेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति देश के शिक्षक थे। CW लीड बेटर किन में वैश्विक शिक्षक का रूप देखा करते थे, तो वैश्विक शिक्षक का रूप वह जे कृष्णमूर्ति जी में देखा करते थे, जे कृष्णमूर्ति, इसका जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो, तो सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो। जब तक स्वतंत्रता नहीं होगी तब तक सत्य की खोज नहीं हो सकती है। जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है, तो जे कृष्णमूर्ति की रचना जो है वह शिक्षा है। इस अध्याय का नाम ही शिक्षा है, ये सबको पता है। जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था, तो जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम नारायण जिद्दू था, यही इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है, तो जो शिक्षा शीर्षक पाठ है वह मूल रूप से शिक्षा शास्त्र से जुड़ा हुआ एक रचना है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हमने जितना भी गद्य खंड से संबंधित प्रश्न उत्तर था जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया था, उन सभी प्रश्नों का संग्रह हमने कंप्लीट कर लिया। और अब हम देखेंगे पद खंड या काव्य खंड के समग्र अध्याय के प्रश्नों को। ठीक है, तो काव्य खंड के समग्र प्रश्नों को अब हम लोग देखेंगे। ये भी अध्याय के अनुसार ही होगा और इसको भी इसी एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। धैर्य के साथ बैठे रहें,
वीडियो देखते रहें, मुस्कुराते रहें। तो देखते हैं बच्चों, अब जो है हम लोग काव्य खंड से क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कड़बक अध्याय से। और कड़बक अध्याय से जो है वह पूछा गया सबसे पहला प्रश्न है कि जायसी जी किस शाखा के कवि हैं। जायसी जी किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी कवि हैं। जायसी जी किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी कवि हैं, कृष्ण मार्गी कवि हैं, राम मार्गी कवि हैं या ज्ञान मार्गी कवि हैं। तो जायसी जी हमेशा कहते हैं कि रूप पर मत जाइए, किस पर जाइए? गुण पर जाइए। मैं एक आंख से अंधा हूं और काना हूं, लेकिन फिर भी लोग मेरी तरफ टकटकी लगा करके देखते रहते हैं। किस लिए? क्योंकि मेरे अंदर गुण है, ज्ञान है। तो यह जो है वह किस मार्ग के कवि हैं? ज्ञान मार्गी कवि है। जो जायसी जी हैं वह ज्ञान मार्गी कवि हैं। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी जी है। प्रेम के पीर के कवि जायसी जी है। यहां अलग थोड़े होगा, यहां पर तब ये प्रेम मार्गी होगा। जायसी जी किस शाखा के कवि हैं? जायसी जी किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी कवि हैं। और इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी जी है। कड़बक किसकी रचना है? कड़बक किसकी रचना है? तो मुख्यतः जो कड़बक है वह मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। जायसी जी की रचना निम्नलिखित में से कौन है? कड़बक है। जायसी जी की रचना कौन है? कड़बक है। चित्रलेखा किस कवि की रचना है? चित्रलेखा किस कवि की रचना है? किसकी? चित्रलेखा किस कवि की रचना है? जायसी जी की रचना है। जायसी जी किस भाषा के कवि थे? जायसी जी किस भाषा के कवि थे? बघेली। जायसी जी किस भाषा के कवि थे? बघेली। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ था वह मुख्य रूप से कहाँ हुआ था? दिल्ली में ना, दिल्ली में। कन्या का अर्थ क्या होता है? बताया जाए। कन्या का अर्थ क्या होता है? कोथ, गोद। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्या का जो अर्थ होता है क्या होता है? गोद होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है पद, और यह पद अध्याय है। पद अध्याय से भी बहुत बार जो है वह क्वेश्चंस पूछा गया है, और यह पद सूरदास जी द्वारा रचित है। इस अध्याय से भी बहुत बार जो है वह क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। सबसे पहला जो है इसमें प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो भगवान श्री कृष्ण जो है वह सूरदास के पूज्य थे। नेक्स्ट, सूर सागर के कवि कौन है? तो सूर सागर के जो कवि हैं वह सूरदास जी हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं? 2018, 2021, 2022 और 2025 में पूछा गया है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। तो सूरदास जी मुख्यतः जो है वह ब्रज भाषा के कवि हैं। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो यह पंक्ति जो है वह सूरदास के पद शीर्षक कविता से ली गई है। निम्नलिखित में कौन कवि सगुण भक्ति धारा के हैं? तो सगुण भक्ति धारा के जो कवि हैं वह सूरदास जी हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा भी जो अध्याय है वह पद ही है, लेकिन यह जो पद रचना है यह तुलसीदास जी का है। और इस अध्याय से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वह बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। हम लोग इस चैप्टर पर विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला है कि तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तो तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि हैं। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो दीक्षा गुरु नरहरि दास थे। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो रत्नावली था। तुलसीदास जी के पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली था। अगला क्वेश्चन, बरवे रामायण किसकी रचना है? बरवे रामायण किसकी रचना है? तो बरवे रामायण जो है वह तुलसीदास जी की रचना है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य मुख्यतः तुलसीदास जी को कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के
कैसे महाकवि हैं? तो यह मुख्यतः जातीय महाकवि है। गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली जो रचना है क्या सूरदास जी की है, या नाभादास जी की है, या मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, या तुलसीदास जी की है? तो गीतावली जो रचना है वह मुख्य रूप से तुलसीदास जी की रचना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि नाम लय भरे उदर एक प्रभु दास दास कहाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? नाम लय भरे उदर एक प्रभु दास दास कहाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो यह जो पंक्ति ली गई है यह तुलसीदास के पद से ली गई है। इसका ऑप्शन जो है वह सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर के, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य जो है वह रामचरितमानस है। हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का समन्वयवादी कवि जो है वह तुलसीदास को माना जाता है। किस कवि का मूल नाम राम बोला था? तुलसीदास जी का जो मूल नाम था वह राम बोला था। बचपने में पहली बार लोग पा पा बोलते हैं, बा बोलते हैं, ये बोले राम, इसीलिए इनका नाम क्या हो गया? राम बोला, राम बोला, राम बोला। कैसे छोटी को बबुआ खेला था, आदमी कहला ये बबुआ बोला, बबुआ बोला पा 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 बा 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 बा, तो बबुआ का बोलेला पा पा बा बा, ये कुछ ना बोलन, ये छोटी को रहन। अब माई खिलावत रहे तो माई खिलावत रहे तो एक बार बोला राम, राम बोला, राम बोला, राम बोला, राम बोला। मैं गावे हल्ला हो गई कि तुलसीदास एकदम बचपने में का बोल दिलन, पहले ही राम बोल दिलन, तो इनका नाम हो गया राम बोला। यही से किसी कवि या किस कवि का मूल नाम राम बोला था? तो तुलसीदास जी का था। तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था? तो तुलसीदास जी का जो स्थायी निवास स्थान है वह काशी में था। हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंदों की है? तो हनुमान बाहुक नामक जो रचना है वह मुख्यतः 44 छंदों की है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि तुलसीदास जी क्या पहनते थे? तुलसीदास जी क्या पहनते थे? पायजामा, कौपीन, धोती, लुंगी क्या पहनते थे? तो यह मुख्य रूप से कौपीन पहना करते थे। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तो तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था? हुलसी था। क्या था? हुलसी। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो अगला चैप्टर से है। अगला चैप्टर है छप्पय। छप्पय जो कविता है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो नाभादास जी के द्वारा लिखा गया है। और हम लोग इस अध्याय से जितने भी क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं उसको अब देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? तो ये जो नाभादास की कविता लिखी गई है यह किन दो कवियों के बारे में है? तो यह मुख्य रूप से कबीर एवं सूरदास के बारे में है। छप्पय के कवि कौन है? तो जो छप्पय के कवि हैं वह मुख्य रूप से कौन है? तो नाभादास हैं। नाभादास हैं। छप्पय के कवि कौन है? तो नाभादास हैं। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नाभादास के जो दीक्षा गुरु थे वह स्वामी अग्रदास थे। स्वामी अग्रदास थे। अगला देखेंगे कि नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र कौन सा था? तो नाभादास का जो काव्य रचना क्षेत्र था वह वृंदावन था। भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल जो रचना है वह मुख्य रूप से नाभादास जी की रचना है। नाभादास किसके समकालीन कवि थे? तो नाभादास मुख्य रूप से तुलसीदास के समकालीन कवि थे। नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? तो जो नाभादास जी थे वह मुख्य रूप से सद्गुणोपासक राम भक्त कवि थे। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभादास एवं तुलसीदास। नाभादास एवं तुलसीदास। ठीक है। छप्पय क्या है? छप्पय मुख्य रूप से क्या है? तो छप्पय छंद है। छंदों की यह रचना है। अगला देखेंगे कवि नाभादास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था? तो कवि नाभादास का स्थायी निवास स्थान जो है वह वृंदावन में था। नाभादास का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो नाभादास का जो जन्म हुआ था वह 1570 ईस्वी अनुमानित है। इसी ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। भक्तमाल शीर्षक रचना में कितने छप्पय हैं? तो भक्तमाल शीर्षक रचना में मुख्यतः जो है वह 316 गो छप्पय है। और इस तरीके से ये भी जो है वो कंप्लीट हुआ। अगला एक्सरसाइज जो है हम लोग देखेंगे और इस अध्याय से पूछे गए समग्र प्रश्नों का जो है वह संकलन हम लोगों ने देख लिया। अगला है कवित। कवित जो है वह लिखा गया है
भूषण जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? भूषण जी के द्वारा। अभी तक जितना भी चैप्टर बताए हैं उन सभी चैप्टर्स का लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय याद हो जाना चाहिए। अगर आपको याद रहेगा तो निश्चित तौर पर, बार बार कह रहे हैं, हिंदी में 92 96 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। काफी मैक्सिमम नंबर, अति उत्कृष्ट प्रदर्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो है वह देखेंगे कवित्त अध्याय, और कवित्त अध्याय जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी कई बार जो है वह प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चंस भी होते हैं इसमें। जैसे भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो भूषण को भूषण की जो उपाधि है वह राजा रुद्र शाह ने दी थी। किसने दी थी? राजा रुद्र शाह ने दी थी। अगला है कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो भूषण जी मुख्य रूप से रीति काल के कवि माने जाते हैं। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो शिवाजी के पुत्र का नाम भानु जी था कि साहू जी था? क्या था? साहू जी, साहू जी, भानु जी नहीं था। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? वीर रस ना। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? वीर रस। तेज तम अंश पर कान्ह जी निकंस पर, जो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह पंक्ति जो है वह मुख्यतः कवित्त अध्याय से ली गई है। शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो शिवाजी की वीरता का बखान जो है वह किसमें किया गया है? तो 52 मुक्तकों में किया गया है। भूषण की कविता निम्नलिखित में से कौन है? तो भूषण की कविता कवित्त है। चिंतामणि किस काल के कवि हैं? तो चिंतामणि मुख्यतः जो है वह रीति काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? तो रत्नाकर त्रिपाठी जो है वह मुख्य रूप से भूषण के जो है वह पिता थे, भूषण जी के पिता थे। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दी गई थी? तो मुख्य रूप से इनको भूषण की जो उपाधि है वह राजा रुद्र शाह के द्वारा दी गई थी। कवि भूषण के पिता का नाम क्या था? तो कवि भूषण के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। अगला क्वेश्चन है कि बारी बाह शब्द का अर्थ क्या है? बारी बाह शब्द का जो अर्थ है वह बादल है। पौन बारी बाह पर, पौन बारी बाह पर शंभुरतिनाह पर, जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विराज है। जिस प्रकार से पवन का बादलों पर राज है, ठीक उसी प्रकार से मलेच्छ वंश पर जो है वह शेर शिवाजी का राज है, शेर शिवाजी का नियंत्रण है। इस तरीके से हमने कवित्त अध्याय से भी पूछे गए समस्त प्रश्नों का जो है वो अध्ययन कर लिया। अब अगला जो है हम लोग देखेंगे जो चैप्टर होगा तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में जो अध्याय है यह लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, और जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित इस अध्याय में हम लोग तुमुल कोलाहल कलह में ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो विगत परीक्षाओं में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, और इससे भी मैक्सिमम बार जो है वह क्वेश्चन आया है। तो इस अध्याय को भी आप लोग खूब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी विगत परीक्षाओं में कैसा प्रश्न आया हुआ है इसको तो हम लोग देख ही रहे हैं। तुमुल कोलाहल कलह किसकी रचना है? कौन बता सकता है? तुमुल कोलाहल कलह अभी तो बताए थे। तुमुल कोलाहल कलह किसकी रचना है? तो तुमुल कोलाहल कलह जो है वह मुख्य रूप से जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की नाट्य कृति कौन सी है? तो इनकी जो नाट्य कृति है वह ध्रुव स्वामिनी है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो यह मुख्य रूप से कामायनी का अंश है। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो झरना शीर्षक जो काव्य है यह मुख्य रूप से जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन माने जाते हैं? तो मुख्य रूप से सबसे बड़ी प्रतिमा जो है वह मोहन राकेश माने जाते हैं। अगला देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की कविता निम्नलिखित में से कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी की कविता जो है वह तुमुल कोलाहल कलह में है। निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी कवि है? तो छायावादी कवि मुख्य रूप से कौन है?
जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? तो कामायनी महाकाव्य में जो कामायनी है वह मुख्य रूप से श्रद्धा है, तो यही इसका जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामायनी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष में किया गया था? तो जो प्रकाशित वर्ष था वह 1936 था। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि माने जाते हैं? तो जयशंकर प्रसाद जो है वह मुख्य रूप से जो है वह छायावाद के कवि माने जाते हैं, छायावाद युग के कवि माने जाते हैं। विशाख शीर्षक नाटक किसके द्वारा रचित है? तो यह भी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि प्रेम पथिक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है? तो प्रेम पथिक शीर्षक रचना के जो रचनाकार हैं वह जयशंकर प्रसाद जी हैं, और इस तरीके से ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अगला जो है वो हम क्वेश्चन देखेंगे जो कि काव्य खंड से ही होगा। इस अध्याय से जितना भी प्रश्न पूछा गया था संपूर्ण हुआ। अब जो है वह पुत्र वियोग है, और पुत्र वियोग लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम क्या है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम जो है वह पुत्र वियोग है। पुत्र वियोग कविता के कवि कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है, अगला जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। ये भी इंपॉर्टेंट है और इस अध्याय से भी बहुत बार जो है वह प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों का संग्रह बार बार कह रहे हैं कि आप लोग जरूर देखिए, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। अगर विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों से जुड़े हुए आप एक भी वीडियोस को अच्छे से देख लेते हैं, निश्चित तौर पर आपको एक क्लू मिल जाएगा, एक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह का जो प्रश्न है वह बिहार बोर्ड के द्वारा रिपीटेड है, किस तरह का जो प्रश्न है वह बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो तब, सब्जेक्टिव हो तब। तो अभी हमने देखा 2 क्वेश्चन। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का जो नाम था वह ठाकुर रामनाथ सिंह था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म है वह 1904 ईस्वी में हुआ था। वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़ करके कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ वह कार दुर्घटना में हुआ था। यह हिंदी दिन है, वह हिंदी साहित्यकारों के लिए बड़ा ही शोक का दिन है। अगला क्वेश्चन है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो यह भी जो है वह पंक्ति पुत्र वियोग कविता से ली गई है। और इसके बाद जो है वह अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चा, और अगला क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म स्थान है वह इलाहाबाद में है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। अगला है कि सभा का खेल शीर्षक रचना किसकी है? तो जो सभा का खेल शीर्षक रचना है यह मुख्य रूप से सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे लाल। और इस तरीके से पुत्र वियोग अध्याय से भी विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का समग्र अध्ययन हमने कर लिया। अब हम देखेंगे अगला चैप्टर, और अगला चैप्टर होगा उषा। उषा जो चैप्टर है वह शमशेर बहादुर जी की लिखी हुई रचना है, और यह अध्याय भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि विगत परीक्षाओं में इस अध्याय से भी प्रश्न पूछे गए हैं। संभावना यह बनती है कि इन कविताओं के संकलन से भी प्रश्न अब की बार के 2026 के एग्जामिनेशंस में 12वीं वर्ग में साइंस और आर्ट में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग जरूर जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स को भी याद कीजिएगा, सब्जेक्टिव्स को भी याद कीजिएगा। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और बहुवैकल्पिक प्रश्नों को याद करना अति अनिवार्य है। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे लाल। अगला है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला जो है वह क्वेश्चन है कि सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो जो सुकून की तलाश है वह मुख्यतः शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा क्या है? तो कवि ने क्या कहा है, यानी कवि ने कहा जो ये रचना है वह क्या है? कहानी संग्रह है, नाट्य संग्रह है, कविता संग्रह है या निबंध संग्रह है?
तो मुख्य रूप से यह कविता संग्रह है। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो कवियों का कवि मुख्य रूप से शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की रचना, सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? तो सोवियत रूस की यात्रा शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 ईस्वी में की थी। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो यह उषा शीर्षक कविता से ली गई है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? तो प्रकृति वर्णन से संबंधित जो कविता है वह उषा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह मुख्य रूप से उषा शीर्षक कविता की है। अगला जो चैप्टर है बच्चा वह है क्या? तो जन जन का चेहरा एक। अब हम लोग देखेंगे जन जन का चेहरा एक अध्याय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। जन जन का चेहरा एक अध्याय जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें यह बताया गया है लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा कि पूरे विश्व में जितने भी संघर्षरत लोग हैं, सभी लोगों का जो चेहरा है वह एक है। मुक्तिबोध का जन्म स्थल कौन है? बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब, आखिर इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जो जन्म हुआ है वह छत्तीसगढ़ में हुआ है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे मेरे लाल कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के जो कवि हैं वह कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? तो मुक्तिबोध का जो जन्म स्थल है वह मुख्यतः छत्तीसगढ़ राज्य के श्योपुर गांव में इनका जन्म हुआ है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, यह जो पंक्ति है यह किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो यह जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई है। गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आ गए? तो मुख्य रूप से अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है? तो लंबी कविताओं को लिखने का जो श्रेय है वह गजानन माधव मुक्तिबोध को जाता है। जन जन का चेहरा एक अध्याय जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताया गया था कि जितनी भी महत्वपूर्ण बृहद बृहद रचनाएं हैं, बड़ी बड़ी रचनाएं हैं, वह गजानन माधव मुक्तिबोध की है। साम्यवाद किससे लड़ रहा है? तो जो साम्यवाद है मुख्य रूप से पूंजीवाद से लड़ रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूंजीवाद। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह जो पंक्ति है वह पंक्ति है जन जन का चेहरा एक अध्याय कविता की। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। 10 नंबर प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार शीर्षक रचना किसकी है? तो यह रचना भी गजानन माधव मुक्तिबोध की है मेरे लाल। अगला है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म किस वर्ष में हुआ है? तो इनका जो मुख्यतः जन्म हुआ है वह 1917 ईस्वी में हुआ है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव्स पर पकड़ बनानी है, ये एकदम याद रखिएगा। अगला जो चैप्टर है वह अधिनायक चैप्टर है। अधिनायक चैप्टर से भी बहुत बार बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछा गया है। लघु उत्तरीय भी पूछा गया है, दीर्घ उत्तरीय भी पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है। यहाँ पर अभी हम ऑब्जेक्टिव का जो है वह वर्णन कर रहे हैं। बाकी अधिनायक चैप्टर से किस तरह के लघु उत्तरीय प्रश्न आए हैं उसका भी वीडियो शूट करके डाला गया है, आप उसको जरूर देखिएगा। कोई हम एक श्रृंखला बना करके नहीं बता रहे हैं कि केवल यही यही प्रश्न आएगा, जो प्रश्न आएगा उसका व्याख्या भी कर रहे हैं। आप इस बात पर गौर कीजिएगा, केवल प्रश्नों की सूची आपको नहीं दे रहे हैं बल्कि उसका वीडियो बना करके व्याख्या करके आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं। प्रीवियस ईयर इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो डाला जा चुका है, प्रीवियस ईयर हिंदी के भी क्वेश्चन आंसर्स को डाला जा चुका है, जो लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप है। तो आप उसको जरूर समय निकाल करके देखें, समझें, उस प्रश्न का आकलन कर लें, एक सूचीबद्ध कर ले प्रश्नों की श्रेणी को और उसको जाकर के याद करें। जहां दिक्कत हो वीडियो देख करके समझ लें।
मेहनत अथाह करना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो ये एकदम गांठ बांध लेना है। मेहनत जी जान लगा करके करनी है बच्चों। मेरे मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है। आपका परिणाम जिस दिन खराब आ जाएगा ना, सब सोसाइटी का लोग, जितना बच्चा लोग कहेगा कि हमरा पढ़ावा ही ना आवेला, हम कतनो बेहतर पढ़ा दे। आ उल जुलूल बोले वाला के जेकरा पुलिंग आ स्त्रीलिंग नहीं के बुझात कि के तरीका से बोले के बा, बोले के जेकर तरीका ठीक नहीं खे, ओकरा के इहे लड़का लोग ऐसे उठा लिहन ऊपर, अब बाद में वही लड़का लोग वीडियो भेजिहन जा कि देखिए ना पुलिंग के स्त्रीलिंग के तरीका से कहल जाता कि पढ़ाई जो होती है ना बाबू, वो अपने भविष्य के लिए तो होती है, स्वाभिमान के लिए होती है। अरे डायरेक्ट बोले ना भाई कि पढ़ाई जो होता है ना, वो भविष्य बनाने के लिए होता है और स्वाभिमान के लिए होता है। जिसका स्वाभिमान जिंदा है वह पढ़ेगा। तो आप लोग समझिए इस बात को, जितना आप लोग मन लगा करके पढ़िएगा, जितना बेहतरीन परिणाम आएगा, उतना ही समाज को एक अच्छा संदेश जाएगा कि हाँ धीरज सर हैं जो कम शुल्क में काफी अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है ना। आज के समय में आप देखिए, जहां आप देखिएगा एक दिन का मजदूरी जो है वह 500 हो गया है। सोच करके देखिए, इसकी तुलना में आपके इस संस्थान का फीस स्ट्रक्चर कितना कम है। हम सभी बच्चों को कह रहे हैं, सभी विद्यार्थी हमारे हैं, विद्यार्थियों को बांटने वाला शिक्षक कभी बेहतरीन नहीं हो सकता है। विद्यार्थी तो सबके होते हैं और शिक्षक की नजर में जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं सब हमारे हैं। जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी, और जो आने वाले वर्षों में देखेंगे वो भी। निश्चित तौर पर मन लगा करके पढ़िए, बातों को समझिए। अधिनायक चैप्टर के हम लोग जो है वो क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे जो कि विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। और सबसे पहले प्रश्न से जो है वह शुरुआत करेंगे बच्चा लोग। सबसे पहला प्रश्न है कि अधिनायक कविता के कवि कौन है। तो अधिनायक कविता के जो कवि हैं वह रघुवीर सहाय जी हैं। अच्छा, अधिनायक कविता थी क्या भाई? तो अधिनायक कविता थी कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, फटा सुथना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, मखमल टमटम बल्लम तू रही पगड़ी छत्र चवर के साथ, मखमल टमटम बल्लम तू रही पगड़ी छत्र चवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है, कौन कौन है वह जनगणमन अधिनायक वह महाबली, कौन कौन है वह जनगणमन अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। बोलिए, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? बताइए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो ये राष्ट्रगीत में भाग्य विधाता कौन है? बोलिए, जिसके डर से फटा सुथना पहन करके और राष्ट्रगान जो है वह हर चरना गा रहा है। कविताओं का पाठन ऐसे किया जाता है। अब हम क्या करें, थोड़ा बहुत प्रयास किए हैं तो ये कविता भी हमें याद है और उम्मीद करते हैं कि आपको भी याद होगा। पढ़ाते तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, इंग्लिश है, लेकिन हिंदियों में थोड़ा बहुत पकड़ बना लिए हैं और वही पकड़ है कि थोड़ा बहुत आपको दे रही हैं। अगला प्रश्न है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन है, यानी जन्म स्थान इसमें से कौन सा है? आगरा में उनका जन्म हुआ है, मेरठ में जन्म हुआ है, लखनऊ में हुआ है, प्रयागराज में उनका जन्म हुआ है। तो उनका जो जन्म हुआ है वह लखनऊ में हुआ है बच्चों। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो जो लोग भूल गए हैं यह रचना रघुवीर सहाय जी की है। अगला है कि अधिनायक शीर्षक कविता जो है किस पुस्तक से ली गई है? तो अधिनायक शीर्षक जो कविता है यह मुख्य रूप से लोग भूल गए हैं पुस्तक से ली गई है। कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? तो कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम हरदेव सहाय था। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चा लोग कि अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो यह मुख्य रूप से आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो यह मुख्य रूप से रघुवीर सहाय जी की रचना है। रघुवीर सहाय की कविता निम्नलिखित में से कौन है? तो रघुवीर सहाय की कविता जो है वह अधिनायक है। हर चरना किस कविता का पात्र है? अभी तो गा रहे थे। हर चरना किस कविता का पात्र है? अधिनायक कविता का जो है वह पात्र है।
अगला हम देखेंगे कि कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? तो कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना जो है वह रघुवीर सहाय जी ने की थी। वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना है? तो यह मुख्य रूप से जो रचना है रघुवीर सहाय जी की रचना है। अधिनायक शीर्षक में हरचरना कौन है? तो जो हरचरना है बबुआ लोग वह एक गरीब लड़का है, गरीब है जो अधिनायक से डर करके अजन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता गा रहा है, राष्ट्रगीत गुनगुना रहा है। अगला देखते हैं, प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को जो है हम अध्याय देखेंगे जो लिखा गया है विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा, और इस अध्याय से भी बहुत बार प्रश्न जो है वह बिहार बोर्ड में पूछा गया है। प्यारे नन्हे बेटे को के बाद जो है वह हार जीत अध्याय है, उसको भी देखेंगे, धैर्य के साथ बैठे रहें। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, यानी किसका प्रतीक बताया गया है? तो कर्म का। प्यारे नन्हे बेटे को के कवि जो है वह कौन है? तो मुख्य रूप से विनोद कुमार शुक्ल जी है। नेक्स्ट, विनोद कुमार शुक्ल का जो निवास स्थान है वह कहाँ है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जो निवास स्थान है वह मुख्य रूप से कहाँ है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का कहाँ का रहने वाला है, यानी जो शीर्षक कविता का नायक है वह कहाँ का रहने वाला है? प्यारे नन्हे बेटे को। तो प्यारे नन्हे बेटे को जो शीर्षक कविता है इसके जो नायक है वह कहाँ के रहने वाले हैं? तो भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मणि कौल ने फिल्म बनाई थी? तो फिल्म जो बनी थी वह नौकर की कमीज पर बनी थी। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे, यानी निम्नलिखित में से कौन कवि है जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं? तो वह है विनोद कुमार शुक्ल। और इस तरीके से इस चैप्टर से पूछे गए प्रश्नों को भी हमने इस एक वीडियो में शूट कर लिया बच्चों। अब जो है वह है हार जीत, जो लिखा गया है अशोक वाजपेयी जी के द्वारा। अशोक वाजपेयी जी के द्वारा हार जीत लिखा हुआ है अध्याय, और इस अध्याय से भी बहुत सारे प्रश्न जो है वह विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और हार जीत के बाद एक अध्याय और पढ़ेंगे, वो होगा गांव का घर। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम हार जीत के प्रश्नों को देखेंगे कि हार जीत शीर्षक कविता निम्न में से किसकी है? तो हार जीत शीर्षक जो कविता है वह अशोक वाजपेयी जी की है। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो मुख्य रूप से यह कहीं नहीं वहीं से ली गई है। हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो हार जीत जो शीर्षक कविता है वह मुख्य रूप से गद्य कविता है। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? तो जो मशक वाला है वह मुख्य रूप से क्या कर रहा है? तो सड़क को सींच रहा है। और इस तरीके से हमने प्रश्न संख्या 4 तक जो है वह प्रश्नों को देखा बच्चा। अगला प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जो जन्म है वह 1941 ईस्वी में हुआ था। किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यह हार जीत पाठ से ली गई है मेरे लाल। अशोक वाजपेयी का जो मूल निवास स्थान है वह कहाँ का है? तो इनका मूल निवास स्थान हिंद महासागर नहीं होगा, हिंद महासागर से ही होगा। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान जो है वह हिंद नगर होना चाहिए। अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रह करके स्वतंत्र लेखन किया था? तो इन्होंने मुख्य रूप से जो है वह दिल्ली में रह करके स्वतंत्र लेखन किया था। अगला क्वेश्चन जो है वह हम देखेंगे 9 नंबर, इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो यह मुख्य रूप से जो है वह अशोक वाजपेयी जी की रचना है। यह जो है मुख्य रूप से अशोक वाजपेयी जी की रचना है। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? तो अशोक वाजपेयी जी रहे हैं। समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? तो समय के पास समय शीर्षक रचना जो है अशोक वाजपेयी जी की है। अगला जो अध्याय है वह है गांव का घर, जो लिखा गया है ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा। और इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने लगभग हिंदी का जो समग्र अध्याय इस एक वीडियो में जो है वह इंक्लूड किया है। गांव का घर अध्याय से भी जो है वह कई बार प्रश्न पूछा है और इस बार भी पूछने की संभावना है, तो आप लोग इसको भी जरूर देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है कि गांव का घर शीर्षक
कविता के जो रचयिता हैं वह कौन है? तो मुख्य रूप से इसके रचयिता जो हैं वह ज्ञानेंद्र पति जी हैं। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की रचना है, विधा है? तो यह मुख्य रूप से मातृभूमि से लिया गया है। ज्ञानेंद्र पति की कविता जो है वह कौन सी है? तो ज्ञानेंद्र पति की जो कविता है वह हार जीत थोड़े है। ज्ञानेंद्र पति की जो कविता है वह गांव का घर है। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो ज्ञानेंद्र पति जी मुख्य रूप से कारा अधीक्षक के पद पर थे। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज में क्या खो गया है? तो पंचायती राज में वो पहले की तरह पंच परमेश्वर नहीं रहे हैं, पंच करने वाले लोग नेकवादी नहीं रहे हैं, इंसानियत के मार्ग पर चलने वाले नहीं हैं, फैसला निष्पक्ष सुनाने वाले नहीं हैं, मुंह देख करके फैसला सुनाते हैं। यानी पंच परमेश्वर जो होता है वह परमेश्वर की भूमिका में रहता है। पर आज का जो पंच बैठता है किसी भी मामले का निपटारा करने के लिए, वह परमेश्वर की भूमिका में न रह करके मानव में भी निम्न स्तर के मानवीय प्रवृत्ति में रहता है, इसलिए वह उचित फैसला नहीं करता है। उसका परिणाम यह निकलता है कि दो सगे भाइयों का जो झगड़ा होता है वह न्यायालय में चला जाता है, पंच परमेश्वर की भूमिका में नहीं रहता है। तो यही खो गया है। सर्कस का प्रकाश बुलौआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो लगभग 10 कोस से जो है वह दूर से आने वाला है। अगला जो है वो हम क्वेश्चन देखेंगे कि गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गया है? पंच परमेश्वर। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो गांव का घर। ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म स्थल है वह क्या है? तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल गोड्डा झारखंड है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चा कि कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है? कवि ने कहा जो शीर्षक रचना है यह मुख्य रूप से ज्ञानेंद्र पति जी के है, यही इसकी करेक्ट आंसर जो है, यही इसका जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति जी की जो रचना है वह कवि ने कहा है। इसके बाद बच्चा लोग हम लोग टोटल जो है वह काव्य खंड का भी जो है वह प्रश्नों का संग्रह देख चुके हैं, और इसके पहले जो है वो हम लोगों ने जो गद खंड था उसका भी देख लिया है। ये पद खंड का जो है वो हमने व्याख्या देखा, जिसमें समस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमने इस एक वीडियो में शूट किया है। अब कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हिंदी के दूसरे संसर्ग से है। रस्सी का टुकड़ा अध्याय है जो गाई डी मोपासा के द्वारा लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है बच्चा वो है कि 1870 से 1890 ईस्वी के बीच, 1870 से 1890 ईस्वी के बीच गाई डी मोपासी की कहानी की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी? तो मुख्य रूप से 300 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी। अपने लेखन में मोपासा ने कैसे समाज के चाल चरित्र को बेपर्द किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि बुजुर्गा वर्ग का व्याख्या करके उसने समाज के चाल चरित्र को जो है वह बेपर्द किया है। अगला प्रश्न है कि किसका बटुआ बेंजीविल सड़क पर गिरा हुआ था? तो बेंजीविल सड़क पर मुख्य रूप से मैत्र हुलब्रेक का जो है वह बटुआ गिरा हुआ था, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी? रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार जो है इसका जवाब लिखना है। तो जो चौराहा था वह गोदरविल था, वहीं पर भीड़ लगा हुआ था। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलांदे क्या काम करता था? तो जो मलांदे हुआ करता था वह घोड़ों की काठी बनाने का काम करता था। आपने कविता सुना होगा कि लकड़ी की काठी, काठी के घोड़ा, घोड़े के दुम पर मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा, दौड़ा दौड़ा दौड़ा। वही काठ का जो है वह लकड़ी का काठ का जो है वह घोड़ा बनाया करता था। अगला है क्लर्क की मौत। अंतोन चेखव के द्वारा यह लिखा हुआ है। अंतोन चेखव के द्वारा लिखा हुआ क्लर्क की मौत अध्याय का जो है वह क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इससे भी जो है वह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। और सबसे पहला प्रश्न है कि क्लर्क की मौत आखिर किसने लिखा है? तो इसका जवाब होगा अंतोन चेखव। अंतोन चेखव की कहानी कौन सी है? तो क्लर्क की मौत। अगला जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है? तो मुख्य रूप से जो क्लर्क का नाम है बच्चा वो फ्रैंकोआ है, यही इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहां जाने के लिए मुड़ जाता है?
तो निजी कमरे में जाने के लिए मुड़ जाता है। जैसे हम भी यह वीडियो शूट कर लेंगे तो कहाँ जाने के लिए मुड़ेंगे, तो इतना देर से वीडियो शूट कर रहे हैं, कंप्लीट हो जाएगा आज हिंदी का समग्र ऑब्जेक्टिव, तो हम भी घर जाने के लिए मुड़ जाएंगे, प्रस्थान कर जाएंगे। वैसे यह भी निजी कमरे की ओर जाने के लिए प्रस्थान किया। चेखय को किससे माफी मांगने गया था, तो यह मुख्य रूप से ब्रिला या ब्रिजालोव से जो है वह माफी मांगने के लिए गया था बच्चा। अगला जो है वो है कि दमित्रिचिव शेरवव्य कोव्य क्या देख रहा था, क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ के आधार पर जो है वह जवाब दे, तो वह मुख्य रूप से खेल देख रहा था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे पेशगी अध्याय से होगा, जो हेनरी लोपेज के द्वारा लिखा गया है कि पेशगी क्या है, तो एक प्रकार की प्रतिपूर्ति है। थोड़ा स्पीड मेरा बढ़ गया है क्योंकि हम अंतिम अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी देर से जो है वह वीडियो शूट हो रहा है, आ घर से मलकाइन के फोन आवता कि लेट हो गई बा, आई खाना खा ली, अभी तक खैले नहीं खी, ऐसे अब तनी स्पीड बढ़ा दिले बनी बबुआ लोग। तो पेशगी शीर्षक पाठ का लेखक कौन है भाई, तो हेनरी लोपेज है, तो यही इसका जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेशगी अध्याय जो है, पेशगी जो अध्याय है यह भी महत्वपूर्ण है, इससे भी कई बार जो है प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया है। फ्रैंका की आया कौन थी, तो फ्रैंका की आया जो थी वह कारमैन थी। पेशगी शीर्षक कहानी में कारमैन को काम के कितने फ्रैंक मिलते थे, 5000 प्रतिमाह मिला करते थे, यही इसका जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चा लोग हम देखेंगे विविध, और विविध है हम लोगों का लास्ट है, और इसी के साथ जो है यह पूरा का पूरा हिंदी जो है वह कंप्लीट हो गया बच्चा। जो बच्चे लोग पढ़ते हैं साल भर में, हम लोगों ने एक वीडियो शूट में उसको कंप्लीट किया है। प्रेमचंद्र किस काल के रचनाकार हैं, तो मेरा जवाब है आधुनिक काल। और पृथ्वी पूछा गया है कि पृथ्वी जो है यह किसकी रचना है, तो पृथ्वी जो है यह ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है। गालिब के कवि कौन है, तो जो गालिब के कवि है वह त्रिलोचन है। सफेद कबूतर के कवि कौन है, तो ये क्वांग खान है। बीजक के रचयिता कौन है, तो जो बीजक के रचयिता है वह कबीर दास है। नेक्स्ट अगला है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, तो मीरा ने अपना प्रियतम कृष्ण को माना है। बच्चा लोग हिंदी हुआ खत्म, ऑब्जेक्टिव हुआ समाप्त, जो विगत परीक्षाओं में पूछा गया था समस्त प्रश्नों का संग्रह हमने इस एक वीडियो शूट में कंप्लीट किया है। वीडियो में अंत तक बने हुए हैं, तो बबुआ वीडियो के लाइक कर दजा, कमेंट कर दजा कि कैसन लागल हो, अपना दोस्त तक भी पहुंचा दजा। यही तरह के प्रश्न एकरा से बाहरों ना आई, एकदम यही तरह आई, एकरा के याद कर ल जा, आ खूब राज भोग जा, मन लगा के पढ़ जा, स्वस्थ रह जा, मस्त रह जा। मिलल जाए अगला वीडियो में। हम टाटा बाय बाय, स्वस्थ रह मस्त रह।